प्रणाम। मैं विजय भट्ट। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपको बहुत जल्दी एक दूसरे शख्स से मिलाऊंगा जो एक मुलाकात के मेरे दूसरे हीरो हैं और जिनकी तलाश मुझे तिमली गांव तक ले आई है। ये वो शख्स है जो पिछले कई सालों से ये दिल्ली में नौकरी करते थे और ये रोज़ हर शनिवार इतवार को ये दिल्ली से अपने गांव तिमली आते थे और ऐसा उन्होंने कई साल तक किया। ऐसा उन्हें कई बार भी लगा होगा कि भाई आज नहीं जाता, आज पार्टी कर लेते हैं या आज हम कुछ और कर लेते हैं या आज किसी रिजॉर्ट में दोस्तों के साथ में कुछ मौज मस्ती कर सकते हैं। पर हर शनिवार को अपने आप को बिस्तर से उठाना और एक 7-8 घंटे के लिए की जर्नी के लिए खुद को तैयार करना, खासकर कि उस समय में जब रोडें भी शायद नहीं थी। अब तो बहुत अच्छी रोड थी, हम बड़ी आसानी से आ गए, लेकिन उस समय रोड भी नहीं थी। मेरी कहानी इसी शख्स के बारे में है। ये जानने की आकांक्षा है, इच्छा है, क्यूरोसिटी है कि ये शख्स इतने सालों तक ये काम क्यों करता रहा, अपने गाँव क्यों आता रहा और आखिर में आकर ये वो शायद इस गांव में बस भी गया है। आज हम मिलेंगे एक अनोखे शख्स से, एक अनोखी मुलाकात में, आपके साथ एक मुलाकात में। ये वो तिमली गांव का रास्ता है और थोड़ा रोड से 200 मीटर हम नीचे जा रहे हैं, फिर भी काफ़ी चीज़ें खूबसूरत सी बना दी इन्होंने। शायद इनके अपने ही प्रयास हैं, प्रशासन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ रेलिंग पेंटेड है। गांव भी जो है वो बहुत बेहतरीन हालत में लग रहा है। वो शायद कुछ गौशाला है, तिमली गौशाला। आशीष भाई, बहुत सुंदर। मैंने ना मजा आ गया कैसे भाई, कितने टाइम से ऐसी फोन पे बात हो रही है और मुझे पूछ भी रहे ना कि आप पहले मिले हो। मैंने कहा नहीं भाई, आत्मीयता पूरी है। मैंने कहा फर्स्ट टाइम नहीं मिला। अरे मेरा नाम विजय भाई है, जो हमारे स्कूल में बच्चे हैं, हाँ, उनको लाने जाने का काम करते हैं भाई। अच्छा अच्छा, वो जो वैन खड़ी हुई है ऊपर। अच्छा भाई, मैं तो ये भी नहीं कह सकता एक मुलाकात में स्वागत है, क्योंकि मैं तो तिमली में स्वागत नहीं, मुझे कहना चाहिए कि आपका स्वागत है। गाँव तिमली में बैठा हो। बहुत टाइम से इच्छा थी, तू भी जानता है, और काफ़ी सारे फ़ोन हम आपस में करते रहे, लेकिन मिलने का मौका आज ही मिला। बहुत सारे सवाल हैं मैं तेरे से आराम से पूछूंगा। बिल्कुल वो बड़े, इसलिए मैं तेरे से फ़ोन पे कोई सवाल नहीं पूछे थे ना। हाँ। मैं शुरू से समझना चाह रहा हूँ बेसिकली इस चीज़ को ना। जैसे नॉर्मल होता है, जैसे हम देखते हैं, जैसे मैं भी दिल्ली में रहा हूँ। दिल्ली में जैसी नौकरी लगती है तो आपको फटाफट ही होता है कि सैलरी पैकेज मिल गया, आप एक फ्लैट ले लेते हो, आप पार्टी वार्टी शुरू हो जाती है और खूब सारे फन शुरू हो जाते हैं। लोग गांव से दिल्ली जाते हैं, तो दिल्ली से गांव आ गया है ना। बिल्कुल। और मैंने सुना तो कई साल तक पहले सैटरडे संडे, हाँ, लगभग लॉकडाउन से पहले तो लगभग 6 साल तक मैं हर वीकेंड पे आता रहा। तो ये सुबह जो उठने की प्रक्रिया थी और जैसे मैंने आज सुबह आ रहा था ना मैं, तो मेरे से सुबह उठा नहीं गया। मुझे लगा कि यार मैंने बहुत जल्दी टाइम ले लिया। बट तेरे लिए दिल्ली क्या वो फन छोड़ के और तिमली आना, और सैटरडे सुबह कितने बजे चलते थे? मैं असल में दादा निकलता था फ्राइडे को नाइट को, हाँ, गुड़गांव से। अच्छा। तो ऑफिस ख़त्म होने के बाद लगभग 10 साढ़े 10 बजे, और फिर वहाँ से ऋषिकेश में हमारा घर है इस टाइम पे। तो फैमिली उस टाइम पे ऋषिकेश में रहती थी। अच्छा। तो रात को बस पकड़ के दिल्ली से ISBT से और ऋषिकेश, और फिर सुबह घर पे ब्रेकफास्ट वगैरह किया, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके फिर मैं अपनी गाड़ी से यहाँ गाँव तक आता था। अच्छा। तो कई बार मैं सेम डे आके वापस चले जाता था, क्लास वगैरह जो होती थी बच्चों की उसको ख़त्म करके। कई बार यहाँ रुकता भी था। उस टाइम पे घर भी टूट चुका था, तो बना हुआ नहीं था। फिर धीरे धीरे करके हमने घर बनाना शुरू किया, तो अब ऐसा है कि हम इधर ही। नहीं, शुरू कैसे हुआ, मतलब ये दिमाग में क्यों आया? तू तो दिल्ली बैठा हुआ था ना, किस में जॉब कर रहा था? ये थोड़ा सा मतलब इतना शॉर्ट नहीं है, थोड़ा सा लंबा
तो लंबाई process सुनने है। के लिए आया भाई। मैं तुझे कितने 5 साल से चेज कर रहा हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ ना कुछ अड़चने आती रही, मैं मिल नहीं पाया। बिल्कुल, बिल्कुल। उस मुझे लंबाई वाला मुझे रियल में समझ नहीं आया। तो मैं दादा आपको थोड़ा सा पीछे से शुरू करूँगा, मतलब जहाँ तक मैंने भी समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ है। तो मैं अपने अगर बचपन के बारे में बात करूँ तो मैं जो जहाँ पे अभी बैठा हूँ यहीं मैं पैदा हुआ हूँ, इसी घर में। अच्छा। और मेरी जो शुरू की एजुकेशन थी वो यहीं गांव में ही हुई है। और एजुकेशन पास करने के बाद जब मैं कोटद्वार से मैंने जब कॉलेज पास आउट किया तो उसके बाद हर एक की लाइफ में जो एक फेज़ आता है स्ट्रगल का, वो वाला फेज़ था। मैंने एक छोटी सी दुकान से काम करना शुरू किया जिसमें कि कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलती थी, और ऐसा करके आगे बढ़ना शुरू किया। फिर देहरादून में एक कंपनी में काम किया, फिर कुछ सर्टिफिकेशन किए, फिर राजस्थान में काम किया, गुजरात में काम किया, और काफ़ी जगह काम करने के बाद देश में भी काफ़ी जगह में किया और विदेशों में भी काफ़ी कंट्रीज़ में मैंने जाके काम किया है। अच्छा, मतलब इंडिया से बाहर भी। यूर इन सॉफ्टवेयर लाइन, राइट? मैं आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको मैनेज करने के लिए मेरे साथ ये अच्छी बात रही दादा कि मतलब मैंने एक जो फेज़ है ये मतलब स्ट्रगल से और एक अच्छे लेवल तक पहुंचने का, बहुत शॉर्ट टाइम में उसको देखा अपनी लाइफ में। अच्छा। तो जैसे मैंने बोला कि जब एक बार मैं शॉप में काम करता था, उस टाइम पे कोई सैलरी नहीं थी, और उसके 2-3 साल के अंदर ही मैं ऐसी जगह पे था कि मेरे पास गाड़ी भी थी और कंपनी की तरफ से फ्लैट भी था, सब कुछ था। और IBM में था ना शायद? नहीं, मैं एक यूके की कंपनी थी, फोस्टर व्हीलर नाम है इसका, ऑयल एंड गैस फील्ड की। अच्छा। तो उसमें सऊदी अरब में था मैं। अच्छा। तो 1 साल में वहाँ रहा, तो 1 साल में मेरे को वहाँ उन्होंने वो सब कुछ दिया जो कि मेरे को लगता है कि अगर इंडिया में मैं रहता तो शायद मेरे को 30-40 साल लग जाते उसको पाने में। तो जब वो मेरे को एकदम से मिला तो फिर मेरे को ये भी समझ में आया कि जिस चीज़ के लिए अगर आदमी ज़िंदगी भर भागता है वो आपको मिल भी गया, तो अगर मैं 40 साल में उस चीज़ को पा लेता, अगर इसी चीज़ को पाने में मुझे 40 साल लग जाते, तो ये 40 साल मेरे ज़िंदगी के वेस्ट हो चुके होते इस चीज़ के लिए, जो कि असल में उसकी वैल्यू है नहीं। 40 साल लगाना उस एक कार के लिए, एक बड़े से फ्लैट के लिए और एक लग्जरियस लाइफ के लिए जिसमें आप जब ये दिमाग में आया? मेरे ख्याल से मैं उस टाइम पे 29-30 की मेरी एज रही होगी उस टाइम पे। तो और उसके बाद फिर मेरी शादी वगैरह हुई, फिर मैं चेन्नई वगैरह आया, तो काफ़ी कुछ लोगों से कांटेक्ट में भी रहा। एक मेरे गुरुजी थे यूएस में, उनके साथ मैं ईमेल से कांटेक्ट हुआ था, तो उन्होंने वहाँ यूएस में कॉलेज में मेरा एडमिशन वगैरह कराया कि तुम यहाँ आ जाओ। और शादी वगैरह हो चुकी तो ऐसा सीन बना नहीं वहाँ जाने का, लेकिन उनसे फिर जब डिस्कशन हुआ तो फिर ये तिमली वाली बात निकल गई कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास भी कुछ है पहले से ही रखा हुआ, तुम्हें कहीं बाहर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को भी वो रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है, कुछ नए की ज़रूरत ही नहीं है जब हमारे पास पहले से ही है। तो फिर इसको संभालने के लिए तो ये बिल्ड होता गया धीरे धीरे करके। फिर मेरे ख्याल से किस्मत कहेंगे इसको, या फिर हो सकता है कि ऐसा लिखा रहा होगा कि मैं मुंबई में रहा, उसके बाद जब आपसे बात हुई थी चेन्नई में, तो काफ़ी टाइम पहले की बात है। फिर जब मैं गुड़गांव, मेरा इधर जिस कंपनी में मैं भी हूँ, वहाँ जब जॉब लगी तो मैंने जैसी जॉब लगी ज्वाइन करने के नेक्स्ट वीक से ही मैंने यहाँ आना शुरू कर दिया। तो और जब एक बार आना शुरू किया तो फिर मैं मतलब उसको रोक नहीं पाया, उस जो एक बार जो प्रोसेस शुरू हो गया। और अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने डिसीजन से नहीं हूँ यहाँ पे बैठा हुआ, मतलब मेरा ये अपना खुद का डिसीजन नहीं है। ये हो सकता है कि किसी और का डिसीजन है जिसने मेरे को यहाँ पे बैठा हुआ है, और मेरा बैठना यहाँ पे लिखा हुआ था इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ। बड़ा खूबसूरत है यार। पर किसका लिखा हुआ डिसीजन होगा? नहीं बोल रहा है या हाँ, कुछ न किसी का रहा होगा, जो मैं नहीं जानता, कि उसको मैं कुछ नाम नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और जो चीज़ें हो रही है और मैं उसको अंदर से समझता हूँ कि वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब सिर्फ एक थॉट आता है माइंड में कि ऐसा होना चाहिए और फिर उस पर अपने आप ही काम होना शुरू हो जाता है। इतनी आसानी से बोल दी ना वो इतनी सरल नहीं हो सकती। मतलब ये आप समझ रहे हैं, ये आप पलायन की बात कर रहे हैं फेसबुक में या चैट में, या लोग ड्राइंग रूम में बैठ के पलायन की बात करते हैं। आप एक 29-30 साल की उम्र में आप एक बुद्धा मोमेंट की बात कर रहे हैं कि आपको लगा कि आप गांव जाएं और आपने गांव आना शुरू कर दिया। इतना मतलब इतना इजी होता है? मतलब 30 साल, मैं भी 30 साल का था यार दिल्ली में। नहीं, आपकी बात सही है, पर दादा मेरे को लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर हम जितना ज़्यादा उन पर दिमाग से सोचें तो उतना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं और एम तक हम पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हमारा माइंड उसको और कॉम्प्लेक्स बनाते जाता है। लेकिन कुछ सिंपल चीज़ें हैं, अगर मैं थोड़ा सा इसको मतलब और सिंपल तरीके से बोलूँ, लेकिन ये मेरे को लगता है कि थोड़ा फिलोसॉफिकल ना हो जाए, लेकिन तू होने दे। जो मुझे लगता है कि जो एज एन इंडिविजुअल जो मैं हूँ, क्योंकि अगर मैं इस गांव में पैदा हुआ हूँ तो जो मैं दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ हूँ, एक जो मेरा हार्डवेयर है और एक जो मेरा सॉफ्टवेयर है जो मेरे अंदर है।
तो जो हार्डवेयर है वो यहाँ के खेतों के अनाज से मिलके बना है। बना है, तो वो वापस उसको अपनी तरफ खींचता है ना। हार्डवेयर वापस आना चाहता है, और जो सॉफ्टवेयर है वो मेरे जो पुरखे हैं यहाँ के, उनका डीएनए मेरे अंदर है। तो उन्होंने जो लाइफ जी है वो डेफिनेटली मेरे अंदर जो डीएनए है वो भी उस ज़िंदगी को दोबारा जीना चाहता है कहीं ना कहीं पे। मैं उसको वो दोनों चीज़ें वापस खींच रही हूँ, तो अब जो खींच रही है तो मैं उसको रोकना नहीं चाह रहा हूँ, और मैं अपने माइंड को बीच में लगा के कुछ नई चीज़ की तरफ नहीं दौड़ना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो इस तरफ वो दौड़ रहा है उसी तरफ उसको दौड़ना देना चाह रहा हूँ, उसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ। ये डिसीजन इतना ही सरल था, जैसे आपकी शादी भी हो रखी है ना, वाइफ मेहा, वहाँ से भी इतना ही इजीली ये थॉट आ गया था कि हाँ चलो चलते हैं। आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। ये मेरे को लगता है कि चीज़ें इजी होती है लाइफ में, और सिर्फ डिपेंड करता है कि आप कैसे किस पर्सपेक्टिव में आप चीज़ों को रखते हो। तो मुझे मतलब मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मतलब मेरे पेरेंट्स हो गए, या चाहे मेरी वाइफ है, या चाहे मेरे बच्चे हैं, सभी का इक्वली इसमें कंट्रीब्यूशन है। कि अगर हम गांव में रह रहे हैं यहाँ पे, तो मैं इसको नेगेटिव तो मुझे नहीं लगता कि किसी के भी माइंड में ऐसा थॉट है कि हम यहाँ पे क्यों रहें। बल्कि मुझे लगता है कि अगर हम बाहर जाते हैं तो शायद उनके माइंड में भी आना शुरू हो जाएगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमको तो वापस अपने घर पे जाना चाहिए, यहाँ पे हमारा घर है। अभी हम यहाँ पे धूप में बैठे हैं और एक ठंडी हवा भी चल रही है, गुनगुना सा जो एनवायरनमेंट है, ये आप कहीं और फील नहीं कर सकते। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मतलब मेरा मतलब ये है कि मैं भी 30 का दिल्ली में था, मैं अभी देहरादून में हूँ। ये जो जगह है, ये जो वातावरण है, जो ये हवा है, मैं पहाड़ी हूँ, तो मतलब मेरा तो लालच पैदा हो चुका है कि मैं भी करूँ। हाँ, बट शहर तो मतलब शहर में मॉल है थिएटर है, मैं रोज़ नहीं जाता, लेकिन मुझे पता तो है कि मैं जा सकता हूँ। या नहीं, मुझे लगता था कि शहर में ऐसा कुछ कोई चीज़ मुझे ऐसा लगती नहीं है कि जिसके लिए हमको शहर जाना चाहिए। अब आज के दौर की अगर मैं बात करूँ, अगर आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, या फिर हेल्थ, एक ऐसा बात हम कह सकते हैं कि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो कि पहाड़ों में अभी भी चैलेंज है कि अगर किसी की कोई इमरजेंसी है तो हम उसको एक अच्छी हेल्थ केयर नहीं दे सकते। लेकिन एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आजकल यहाँ बैठकर भी हम वो एजुकेशन बच्चों को दे सकते हैं जो कि शहरों में मिल रही है, या यूएस में या यूके में, किसी भी कंट्री में अगर आप जो एजुकेशन दे रहे हैं आज टेक्नोलॉजी के थ्रू, आप उसको अपने घर पे, गांव पे, जहाँ मर्जी। और कोविड में हमने देखा है कि अपने घर पे बैठ के बच्चे पढ़ रहे। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है शहर में। अगर आप मॉल की बात करें, या अगर हम सब्जी लेने बाज़ार में जा रहे हैं, तो आपको पहले जेब में पैसे चाहिए, फिर आप जाके सब्जी खरीद रहे हैं। यहाँ पे आप खुद सब्जी को उगा रहे हैं और उसको फील कर रहे हैं, उसको आपको पता है कि ऑथेंटिक है, या इसमें कुछ आपने केमिकल नहीं मिलाया हुआ है। तो आप एक नेचुरल जो लाइफ है, और जब उसको खा रहे हैं तो ज़मीन के साथ आपका जुड़ाव ऑटोमेटिकली बढ़ता जा रहा है, जिस ज़मीन में आप मिट्टी में हाथ डाल के काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शहर में आपको कुछ ऐसी चमकने वाली कोई चीज़ वहाँ पे है नहीं कि जिसके लिए कि अपनी इतनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ गांव में है वो हमको शहर में मिल सकती है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जब पहली बार गांव आया होगा तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि कोई गाजे बाजे से स्वागत हो रहा है ऐसा नहीं हुआ होगा। मैं भी बिल्कुल पहाड़ी आदमी, मुझे ही पता है। पहली बार तो लोगों को समझ ही नहीं आता ना कि कर क्या रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि एक प्रोसेस है दादा, और अभी भी मेरे को लगता है कि लोगों को समझ में आया होगा कि क्या। अभी भी हो सकता है कि लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चन हो कि कुछ ना कुछ इसके पीछे रीज़न होगा। ये ऐसा तो क्योंकि ऐसा कोई और एग्जांपल आसपास में लोगों को दिखाई देता और उसी के कारण ये प्रॉब्लम भी है कि जब आप कुछ एग्जांपल्स जो नॉर्मल ट्रेंड से हटके अगर आप कुछ कर रहे हो, चाहे वो सही है गलत है, तो सिर्फ ये मतलब ये भी अपने आप में चैलेंज है कि लोग उसको अपोज करने लग जाते हैं क्योंकि आप ट्रेंड से हटके कर रहे हो। उसमें सही गलत भी नहीं देखा जाता कि सही कर रहा है या गलत कर रहा है, क्योंकि आप डिफरेंट कर रहे हो। वो अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के बीच में। तो लोगों को समझने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो उनकी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी शायद कुछ स्कूल वगैरह चल रहा है यहाँ पे? बिल्कुल। तो दादा जब मैं यहाँ आया था 2013 में आना शुरू किया था, तो मैंने शुरू किया था एक छोटे से कमरे में कंप्यूटर लैब से, जिसमें कि हमने बच्चों को फ्री में एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन देना शुरू किया। और उसके बाद फिर हमने एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल शुरू किया है। अच्छा। हाँ जी, जिसमें कि करीब 30-35 बच्चे पढ़ते हैं। और एक कभी हमने, क्योंकि जो पुराना संस्कृत का स्कूल था जो कि 1882 में मेरे परदादा ने शुरू किया था, अच्छा, और लोगों के साथ मिलकर, तो उसको भी हम वापस दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। तो उसकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। साथ में भी 5-6 बच्चे यहाँ बोर्डिंग में रह रहे हैं हमारे साथ में, तो जिनको कि हम पुराना जो वैदिक कल्चर था उसको देने के साथ साथ में जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको भी देने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों को बैलेंस करके। और एक ट्रायल बेसिस पे हम इसको रन करेंगे कुछ महीने के लिए, और जब मेरे को समझ में आने लगेगा कि बच्चों के साथ में कैसे रहना है और कैसे उनको मैनेज करना है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, जब ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो फिर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा। मतलब संस्कृत तो है, बट साथ में जो हमारी मॉडर्न जो प्रॉपर जो एजुकेशन है वो है उसके बिल्कुल। तो इसमें दादा एक जो
आपने बिल्कुल ठीक बोला। एक तो जो प्रॉपर संस्कृत है, लैंग्वेज के साथ साथ में जो उपनिषद हो गए, जो वेद हो गए और जो वेदांत की टीचिंग्स हैं उनके बारे में, जो कि सेल्फ के बारे में आपको बता रही है कि पहले आप बाहर चीज़ों को सीखने के बजाय पहले आप अपने बारे में भी सीखिए कि आपका पर्पस क्या है लाइफ में, है ना। और उसको सिखाने के साथ साथ में, क्योंकि आपको सस्टेन भी करना है। अब आप टिमली से बाहर निकलोगे, दुनिया में जाओगे, तो आपको तो कोई एंटरटेन नहीं करेगा। अगर आप बोलेंगे कि मैं अपने बारे में जानता हूँ, तो किसी कोई आपको एंटरटेन करेगा। आपको दूसरी चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर जानना पड़ेगा, आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गई या रोबोटिक्स हो गई, ये सब चीज़ें भी बच्चों को सिखाते हैं। यहाँ पर रोबोटिक्स की पढ़ाई होती है टिमली पे, गाँव में? बिल्कुल। यहाँ के बच्चे पिछले 2-3 सालों से जो वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड होता है उसमें भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं यहाँ के बच्चे। और एक और एक छोटी सी चीज़ हुई थी जिसमें कि किस्मत से जो स्पेस में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है उसमें जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उन्होंने यहाँ के बच्चों से डायरेक्ट लाइव बात की थी। तो वो भी यहाँ के बच्चों के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो मैं इसलिए आपको ये कह रहा था कि जो चीज़ें हम शहर में भी नहीं मिल सकती वो हम यहाँ पे तो मेरे ख्याल से मेरे बेटे के स्कूल में भी नहीं होगा, वो तो अच्छे का स्कूल है। बिल्कुल। शहरों में भी अभी शहर में एजुकेशन एक थोड़ा सा बिजनेस मॉडल बन गया है कि पेरेंट्स को पता है कि उनकी लिमिटेशंस हैं, टीचर्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर सकते, और जो कम्युनिकेशन होना चाहिए पेरेंट टीचर के बीच में और जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो रिलेशनशिप होना चाहिए, मेरे को लगता है गुरुकुल से बेटर कोई दूसरा सिस्टम ऐसा है नहीं जो कि प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि जब तक किसी गुरु के साथ में कोई शिष्य रहेगा नहीं, उससे वैल्यूज़ को नहीं सीखेगा और एक कम्युनिटी के बीच में नहीं रहेगा जब तक, तो समझेगा नहीं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारी और लोग भी कौन कौन से हैं, उनके क्या चैलेंजेस हैं, उनको कैसे सपोर्ट करना है। तब तक मेरे ख्याल से एक अच्छा आदमी हम पैदा नहीं कर सकते या बना नहीं सकते उसको। ये तो वांगड़ू फंक्शन मूवमेंट हो स्कूल देख सकते हैं हम रोबोटिक्स वाला सेंटर। हाँ बिल्कुल, रोबोटिक्स का मैं आपको दिखा देता हूँ और साथ में जो पुराने स्कूल बन रहा है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलें। ये है वो वाला स्कूल जिसकी हम बात कर रहे थे ये ना? जो पुराना स्कूल है जो कि 1882 में मेरे परदादा लोगों ने शुरू किया था और ये बीच में टूट गया था। और असल में क्या हुआ था कि 1969 में हमने मतलब मेरे जो परदादा लोग थे, दादा लोग थे, उन्होंने इसको गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया था, क्योंकि गवर्नमेंट उस टाइम पे बहुत जगह अपने स्कूल शुरू कर रही थी। लेकिन गवर्नमेंट इसको मेरे को लगता है जैसे और जगह भी अभी हाल है कि चला नहीं पाई, और या बच्चे कम हो गए, लोग बाहर निकल चुके हैं। जब बहुत कम बच्चे हो गए तो स्कूल को गवर्नमेंट को बंद करना पड़ा, तो हमने इसको वापस लेके अभी खुद इसको शुरू कर रहे हैं। अभी दोबारा इसका कंस्ट्रक्शन करा है और कुछ मेरे ख्याल से 1 आध महीने में यहाँ पे बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पूरा रेनोवेट कराया आपने? हाँ, इसमें जो इसका जो आपका फ्रंट एरिया, ये जो ग्राउंड फ्लोर दिख रहा है, ये दीवारें उसकी वही हैं जो पुराने टाइम पे थी। इसमें छत वगैरह डलवा के और जो मेंटेनेंस की जा सकती थी इसको, ताकि वो पुराना स्ट्रक्चर भी बना रहे और उसको हम यूज़ कर सकें फ्यूचर नहीं, में। मैं समझा नहीं, वो जो हमने नीचे वाला स्कूल देखा था वो क्या था? वो इस टाइम पे क्योंकि यहाँ पे अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं, तो अभी वहाँ पे हम टेम्प्रेरी क्लासेस चला रहे हैं। वो रेजिडेंशियल एरिया है जिसमें कि बच्चे वहीं रहेंगे, और किचन एक अभी वहाँ पे बनना बाकी है जिसमें भी काम होना है। तो किचन और रहने के लिए बच्चों के लिए वहाँ रहेगा, और यहाँ पे बच्चे अपनी क्लासेस पढ़ने के लिए आएंगे। अच्छा, तो मतलब बेसिकली वो रहने खाने बोर्डिंग का हो जाएगा? वो बोर्डिंग है, और ये प्रॉपर स्कूल में कन्वर्ट हो बिल्कुल जाएगा जहाँ पे की क्लासेस चलेंगी। तो इसमें 2 बड़े कमरे हैं। एक को मॉडर्न क्लासरूम बनाएंगे जिसमें कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपके रोबोटिक्स, कंप्यूटर एजुकेशन हो गया, कोडिंग वगैरह का। अच्छा, रोबोटिक्स। हाँ जी। और इसके बगल में जो दूसरा रूम होगा उसको हम म्यूज़िक से रिलेटेड या फिर योगा, मेडिटेशन या फिर जो वैदिक टीचिंग है उसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो 2 रूम है, दोनों का एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसमें एक में होगी और एक में वैदिक एजुकेशन की। हाँ, मैंने देखा भी वो खाना खाने के पहले ना वो पूरा उन्होंने श्लोक पढ़ा। हाँ, और तो उन्होंने बच्चों ने बिल्कुल खाना खाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दादा प्लान ये है कि बच्चों को उनकी लाइफ में शुरू से ही, बचपन से उनके दिमाग में या उनके मन में ये चीज़ को डाली जाए। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने उनको रटाना है, बल्कि उनको समझाया जाए कि उसका क्या मीनिंग है। अगर हम खाना खा रहे हैं तो मंत्र क्यों पढ़ा जा रहा है, उसका जो पहला टुकड़ा हम खा रहे हैं वो हम किसको मतलब डिवोट कर रहे हैं, दूसरा वाला किसको कर रहे हैं, तीसरा वाला किसको कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम खुद अपने लिए खा रहे हैं। तो इस टाइप का एक सेंस बिल्ड करना बचपन से ही कि हम जो भी अर्न कर रहे हैं, जो भी हमारे पास आया है, जो आपको मिल चुका है कि ये आपके लिए खाना है, अब आप उसको पहले अपने लिए नहीं खा रहे हैं, आप पहले किसी डिवाइन पावर को दे रहे हैं जिसने आपके सामने वो चीज़ें ला के रखी है। दूसरा, आप अपने जो पूर्वज हैं उनको आप दे रहे हैं। तो उस टाइप से जब आपके अंदर वो सेंस डेवलप होती है, तब आप कनेक्ट भी होते हो अपने आपके जो पूर्वज हैं, उनके जो कर्म हैं, उन्होंने क्या किया है, उनका क्या थॉट प्रोसेस था, उससे आप कनेक्ट भी होते हैं। और फ्यूचर में अब आपने क्या करना है ताकि आपके आगे जो जनरेशन है उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, वो भी मेरे ख्याल से इसके साथ साथ में बिल्ड होंगी। तो ये उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है बेसिकली।
मतलब जो रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स कौन पढ़ेगा? रोबोटिक्स के लिए दादा हमारे पास कुछ एक मुंबई में है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि गुजरात के कुछ लोग हैं, उन्होंने वो स्टार्टअप किया तो वहाँ से वो पढ़ाते हैं। एक हमारे पास देहरादून में भी एक स्टार्टअप है जो कि प्रतीक अग्रवाल एक है, वो यहाँ पे आके बच्चों को टाइम टू टाइम क्लासेस देते रहते हैं रोबोटिक्स की। हाँ जी। और फिर हम दो तीन तरह से हम रोबोटिक्स का लोगों के माइंड में बेसिकली ये ऑटोमेशन समझाने के लिए रोबोटिक्स का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि फ्यूचर में जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अब धीरे धीरे करके ऑटोमेशन की तरफ दुनिया बढ़ती जा रही है हर एक फील्ड में, तो ऑटोमेशन को रोबोटिक्स के थ्रू उनको समझाने का प्लान है। पिछले 2-3 सालों से यहाँ के जो बच्चे हैं उन्होंने वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड में भी पार्टिसिपेट किया है। अच्छा। जिसमें कि दिल्ली वगैरह में जाके उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो जीतना हारना से मतलब नहीं है उसमें, तो अलग बात है, पर हाँ, आप सोचो ना बिल्कुल तिमली गांव से कोई बिल्कुल बच्चे बिल्कुल रोबोटिक्स के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिल्कुल तो किसी का रुझान पैदा हुआ है इस चीज़ में? बिल्कुल। अभी आप अगर आप बच्चों से मिलेंगे नीचे, तो अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनको समझ में आता है कि कैसे मॉडल बनाने हैं। मैं आपको 1-2 उनके बनाए हुए मॉडल या उनके वीडियोस वगैरह आपको दिखाऊंगा, मैं देखना चाहूँगा जो उन्होंने काम किया है यहाँ ये पे। बहुत ही अजीब सी चीज़ बिल्कुल, क्योंकि उनको ये भी मतलब प्लान ये है कि उनको ये समझा जाता है कि कैसे आप इस रोबोटिक्स को, जो हमारी गाँव की लाइफ है, जो हमारी डेली लाइफ के चैलेंजेस हैं, उनसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। जैसे कि अगर सड़क से गांव थोड़ा दूर है और आपको सामान वगैरह वहाँ से शिफ्ट करना है, तो क्या आप कुछ एक ट्रॉली ऐसा बना सकते हैं कि जिसमें आदमी अपना सामान वगैरह ले जा सके। और पहाड़ों पे थोड़ी समस्या भी बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस टाइप का थॉट प्रोसेस उनके अंदर जगाने के लिए ये रोबोटिक्स का मतलब ये नहीं है कि क्योंकि वो अवेलेबल है इसलिए हम उसको बच्चों को सिखा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए सिखाया जा रहा है कि उनके अंदर एक इनोवेशन का जो माइंड सेट है उनका वो डेवलप हो यहाँ पे। तो कुछ उन्होंने करा है इजाद, किसी ने कुछ ट्राई करा है? बच्चों ने 1-2 मॉडल बनाए हैं जिसमें कि मतलब एक स्पाइडर टाइप का, जो कि मतलब आपका रफ टेरेन है उसके ऊपर चल लेता है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा अभी तो हम बहुत बेसिक लेवल पे हैं अभी, जिसमें कि बच्चों को मोटर हो गया या फिर माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है या फिर प्रोग्रामिंग होती है उसके बारे में उनको बताना। अभी हमारे पास एक देहरादून में ललित पंत जी हैं, जिनके नाम पे कि 4-5 पेटेंट भी उनके नाम पे हैं और उन्होंने प्रोग्रामिंग में काफ़ी कुछ काम किया है। अच्छा। तो वो बच्चों को ऑनलाइन यहाँ पे कोडिंग सिखाते हैं देहरादून से, तो बच्चों का इंटरेस्ट उसकी तरफ काफ़ी है। बच्चे कोड करके अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं, उसके बाद अब नेक्स्ट लेवल पे उनको गेमिंग के ऊपर लेके जाएंगे कि गेम कैसे डिज़ाइन करना है। तो टेक्नोलॉजी में मतलब मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि टेक्नोलॉजी को हम बच्चों को अब, क्योंकि गांव का और शहर का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है टेक्नोलॉजी आने के बाद, अब आपको शहर में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये मतलब बेईमानी वाली बात है। अब पढ़ने के लिए शहर में जाने की ज़रूरत है नहीं। अब जो इन्वायरमेंट गाँव में है, जितना फोकस्ड होकर आप गाँव में एजुकेशन ले सकते हो, शहर में आपके पास डिस्ट्रैक्ट होने के लिए 50 चीज़ें, आपको पता नहीं, आपके पास 10 ऑप्शंस अवेलेबल है, आप चूज़ करने में आपको कंफ्यूज होगे कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है। यहाँ पे बैठ के आप अपने बारे में भी सोच सकते हो कि मेरी लाइफ क्या है, मेरे को क्या मेरे लिए ज़रूरी है। आपके आसपास में जो इन्वायरमेंट है, जो नेचर है, जो जानवर हैं या फिर जो पेड़ पौधे हैं, उनसे आप कनेक्ट होते हैं। साथ साथ में अगर आप टेक्नोलॉजी में भी कुछ नया सीख रहे हैं, तो जब आप वापस उस दुनिया में जाओगे शहरों वाली, तो शायद वहाँ आप कुछ बेटर कर पाओगे, क्योंकि आप फोकस अप्रोच के साथ वहाँ काम। मतलब मुझे ना अभी तक ये यकीन नहीं हो रहा, कह सकते हैं, या भैया बहुत अम्यूजिंग लग रहा है कि मैं एक पेड़ के नीचे बैठ के गांव में और रोबोटिक्स और कोडिंग की बातें कर रहा हूँ। मतलब आई एम नॉट इवन श्योर कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मतलब आप पॉसिबल कैसे करते हैं, ये एक बड़ी चुनौती है। बट इस तरह के पेरेंट्स मतलब आते हैं यहाँ पे? इस टाइम पे दादा जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे सिर्फ गांव के बच्चे हैं। अभी हम इस स्टेज पे नहीं है कि बाहर से बच्चों को यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकें। मेरे ख्याल से जैसे आपने ही कहा कि ऐसा यकीन नहीं होता है कि गांव में भी ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि वो माइंड सेट में अभी है ही नहीं। ऐसा कोई एग्जांपल है ही नहीं कि गांव में आप इस टाइप की एजुकेशन के बारे में सोच सकते हो। अगर हम रोबोटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं या फिर रॉकेटरी के बारे में बात कर रहे हैं, अभी बेंगलोर की कंपनी के साथ बात चल रही है जो कि यहाँ पे बच्चों के लिए रॉकेटरी की एक लैब सेटअप करेगी। अच्छा। हाँ, तो अगर हम इस टाइप की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो गांव कभी हमारे माइंड में आता ही नहीं है। गांव के जो हमने इमेज बना ली अपने दिमाग में, वो उतनी अच्छी है नहीं। मतलब ये बुरा लगता है ऐसा बोलते हुए, लेकिन जहाँ से हम पैदा हुए हैं, जहाँ से हम बड़े हैं, उसको ही हमने निगलेक्ट कर दिया कि इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। ये जो बैंगलोर वाली कंपनी है ना, हाँ जी, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जो बेंगलोर की कंपनी है उनका रॉकेटरी, जो रॉकेट साइंस होती है बेसिकली, जिसको हम हर एक चीज़ को बोलते हैं कि ये तो रॉकेट साइंस थोड़ी है। रॉकेट मतलब हम रॉकेट साइंस को भी हमने एक ऐसी टर्म बना दिया है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, जबकि वो मेरे को लगता है कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। तो उन पैरामीटर्स को ब्रेक करना एक मतलब माइंड में हमें है मेरे कि जो बच्चे हैं यहाँ पे, या जो उनके पेरेंट्स, अगर कोई यहाँ पे बच्चे यहाँ पे ऐसे अगर रॉकेट उड़ा पाता है खुद बना के और उसको कंट्रोल कर पाता है, उसकी हाइट मेजर कर पाता है कि कितने ऊपर तक जा रहा है या उसके कितने स्टेजेस हैं, मैं उसको स्टेजेस में उसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ,
और फिर हम उसके बाद अगर वो बच्चा कहते भी कि कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है तो वो साइंस बनता है है ना। लेकिन आपने जब उसके फील्ड के बारे में पता ही नहीं है आपको और आप कहते हैं कि ये तो रॉकेट साइंस है, तो सिर्फ वो पैरामीटर्स और जो हमारे दिमाग में हर्डल्स हैं कि कुछ भी चीज़ ऐसा सोचना कि ये बहुत हमारे रीच से बाहर है, या फिर ये हम गांव में हैं तो ये हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, या फिर बच्चा ही जो है वो उसके माइंड में कहीं ना कहीं पे ये ऐसा कुछ हीन भावना आ जाए कि मैं गांव में पढ़ रहा हूँ तो मैं शहर के बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर सकता। जो बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अगर क्योंकि लॉज ऑफ फिजिक्स एप्लीकेबल हो रही है ना यहाँ, राइट। तो अगर उनको बोला जाए कि आपने अपने गांव जाके इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, आपने देखना है कि उनको पानी नहीं आता, या जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, आप जाके अपने गांव में बिल्कुल वो स्टैब्लिश करके आओ, बजाय इसके कि आपको बोला गया राइट एन आर्टिकल ऑन रेन हार्वेस्टिंग इन 500 वर्ड्स, और आजकल सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। यू कांट ब्लेम देम, वो पीछे जिसने आर्टिकल लिखा हुआ है वहाँ से जाते हैं और खट से बिल्कुल कॉपी ले आते हैं और वो सबमिट हो कॉपी जाता पेस्ट हुआ, या फिर कुछ लोग हैं जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने के पता है कि वो कहीं और से, हाँ बिल्कुल। एक उनको बोलो कि अपने गांव जाके ग्रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कुछ, उससे आपको रियल सेंस समझ में आएगा कि आपने कुछ अचीव किया है, सेंस ऑफ अचीवमेंट कि आपने गांव में जाके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं इस टाइम पे शहर में होता, फॉर एग्जांपल मैं मुंबई में था, तो एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैं मुंबई में फ्लैट लेने वाला था, ऑलमोस्ट बैंक से सब कुछ प्रोसेस हो चुका था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं वहाँ पे 40,000 50,000 रुपये किस्त भर रहा होता 2 कमरों के लिए और 20 साल तक मैं उसको भरता रहता, तो मेरे को फाइनली 2 ही कमरे हाथ में आते और 20 साल होते ही उनका क्या कहते हैं कि रिनोवेशन का टाइम हो चुका होता उन 2 कमरों का, तब तक बिल्डर आ चुका होता, कहता है कि अब इसको हम दोबारा से बनाएंगे, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। लेकिन अगर मैं वो 40-50 हज़ार रुपये यहाँ पे अपने गाँव पे लगा रहा हूँ, तो 20 साल तक अगर मैं 50 हज़ार रुपये यहाँ इन्वेस्ट करता रहूँगा, तो मुझे उसका जो रिटर्न मिलेगा वो मैं उस 2 कमरों से कभी भी कंपेयर नहीं कर पाऊँगा। रिटर्न से मुझे एक वो ध्यान आया कि इस पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए कमर्शियल एस्पेक्ट्स भी जरूरी है। जाहिर सी बात है यार, एक लिमिट तक बिल्कुल, अपनी जेब से पैसे लगा सकता है। बिल्कुल। तो क्या चीज़ें हैं जो आप कमर्शियली तो यहाँ कर रहा है जिनसे ये एक सेल्फ कैश जनरेटिंग, जैसे कोई शायद ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी कोई चीज़ जो आजकल काफ़ी ये आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये फाइनली हम जो भी करते हैं लास्ट में हमको उसको सस्टेन करना इम्पोर्टेंट है। और अभी ये सस्टेन हो पा रहा है क्योंकि अभी मेरी जॉब है या मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि बीच बीच में सपोर्ट कर लेते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जो बीच बीच में सपोर्ट कर लेते हैं, तो उसके कारण चल रहा है। लेकिन अगर इसको हमको लॉन्ग टर्म में चलाना है और अगर मेरे को इसको पर्सन डिपेंडेंट नहीं रखना है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो चीज़ें हो सकता है हो रही हैं, कल मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो फिर वो क्या होगा उसका, तो मेरे ख्याल से उस डायरेक्शन में भी सोचने का सही टाइम है। तो कुछ छोटे मोटे मैंने मतलब कोशिश की है और मुझे लगता है कि वो सही डायरेक्शन में भी हैं। एक तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा प्रमोट करने की कोशिश की है। श्री तिमली ब्रांड से अमेजन वगैरह पे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, कौन सा ब्रांड? जैसे श्री तिमली। हाँ जी, अच्छा। तो गाँव का नाम से ही प्रोडक्ट है, ये अमेजोन पे है। तो जैसे हल्दी हो गई जो गांव की होती है, या फिर दालें हो गई जिनको हम यहाँ खुद उगाते हैं, या फिर जो हमारी गौशाला है उसमें जो हमारी उत्तराखंड की जो बद्री गाय है उसका जो घी है उसको हम सेल कर रहे हैं। लोगों को पैसा देके खेती कराने का जो सिस्टम है, नहीं उसका प्रोसेस ये था कि पैसे देके खेती कराने का 2 मकसद थे। एक मकसद तो ये था कि खेतों को आबाद रखना ताकि गाँव आबाद रहे, और माइंड में मेरे ये भी था कि शायद एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि गांव के लोग जब देखने लगेंगे कि कमर्शियली इससे कुछ ना कुछ इनकम हो रही है तो वापस उस चीज़ को भी करना शुरू करेंगे। जो चीज़ हमने छोड़ दी है उसको, हो सकता है कि अभी हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमको फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम कुछ नई टेक्नोलॉजी से यूज़ करें, माना पॉली हाउस लगा रहे हैं, अभी जैसे 5 पॉली हाउस लगा रहे हैं, अभी हम 5 पॉली हाउस यहाँ पर लगा रहे हैं। 5 क्या हो गया? अभी तो हमने 2 ट्रायल बेसिस पे लगाए थे, तो उसमें हमने टमाटर लगाए हैं, गोभी ब्रोकली वगैरह लगाई है, तो उसका अच्छा प्रोडक्शन रहा। तो अब हम उसको 5 तक लेके जा रहे हैं और इसको हम मार्च अप्रैल तक 2-3 महीनों में 5 और बढ़ाएंगे, तो 10 पॉली हाउस यहाँ पे लगाएंगे। और फिर जो गांव के लोग हैं उनको पॉली हाउस असाइन कर देंगे कि ये आपका है। हम आपको सीड देते हैं, हम आपको उसका बताते हैं कि कैसे उसके अंदर ग्रो करना है, और जो प्रोडक्ट होगा उसको भी हम आपसे खरीद लेंगे। तो ताकि एक टाइम बाद उनको समझ में आए कि इससे हम अपना इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। कल उनको कहीं और सेल करना होगा उसको वहाँ कर सकते हैं, या उनको कुछ और करना होगा तो उनको कोई बंदिश नहीं है। बिल्कुल। और उनको मतलब ये सेंस आया कि गाँव में ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। मतलब शहर में जाके किसी फैक्ट्री में काम करने से अच्छा है कि जो हमारे खेत इतने बड़ी बड़ी फैक्ट्री पड़ी है कि आप 1 आलू लगाते हैं और 4 आलू बना देते हैं। सोना तो नहीं बना पाता, लेकिन 4 आलू, जो 1 आलू का 4 आलू बन रहा है, या 1 किलो आप बोल रहे हैं और उससे 4 किलो आपको बना के दे रहा है। हल्दी कितनी महंगी होती है? बिल्कुल, हल्दी अपने आप में है, उसके बाद अदरक हो गई, और जो यहाँ की दाल है गहत हो गई, उसकी अपनी मेडिसिन। मुझे समझ नहीं आता, लोग जैसे मैं नींबू लेने जाता हूँ तो वो 50 रुपए के 4-5 ही नींबू आते, तो मतलब वो चिकन के बराबर ही तो हो गया ना। 150 रुपए 180 रुपए किलो चिकन है, 200 रुपए किलो नींबू है। तो लोग नींबू क्यों नहीं उगा लेते यार? मतलब तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक जो माइंड में
मैंने कहा ना कि आप प्रोसेस धीरे धीरे करके सब, क्योंकि बाहर की तरफ जाने लगे हैं सबके सब, तो एक ट्रेंड ऐसा बनते चला गया है कि लोगों के माइंड में ऐसा आ गया कि यहाँ कुछ अब है ही नहीं, हाँ। जबकि उनके पास सब कुछ है। आपको मतलब गवर्नमेंट मनरेगा के यहाँ पे 100 दिन का आपको रोज़गार भी दे रही है, और आपको अगर कुछ और स्कीम चाहिए, आपको टॉयलेट बनाने के लिए गवर्नमेंट फंड कर रही है, और भी अगर आपको कुछ चाहिए अपने लिए, कुछ मुर्गी बाड़ा बनाना है या कुछ भी आपको काम करना है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। लेकिन हमारे माइंड में ये है कि नहीं, ये हमको ये नहीं करना है, हमको लगता है कि कोटद्वार में, दिल्ली में, देहरादून में ही कुछ रखा हुआ है, वहीं से हमको कुछ मिलेगा। मेरे ख्याल से वो ट्रेंड को ब्रेक करने के, क्योंकि ये ट्रेंड है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है, और हमारे पास आसपास में कोई ऐसा एग्जांपल है नहीं कि अगर कोई लड़का या लड़की जो गांव में रुक के कुछ करना चाह रहा हो और वो अपने पेरेंट्स से कहे कि मेरे को तो यही अपने गांव में रहना है, तो क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास भी कोई एग्जांपल नहीं है जिसको कि वो बोल सकें कि हाँ ठीक है, हाँ ऐसा करके तूने कुछ अच्छा काम करा, बिल्कुल सक्सेस मिली, इकोनॉमिकली भी सक्सेस, या उसने किया है तो तुम भी ऐसा कर सकते हो, हाँ। तो वो किसने किया है, ऐसा शर्मा जी का बेटा यहाँ पे कोई है नहीं। सही बात है, शर्मा जी का बेटा, बिल्कुल वो 3 इडियट के टाइम से चला रहा है, शर्मा जी का बेटा खत्म ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल राइट। तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट हो ना हो वो मेरे ख्याल से हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल सेट करना तो हमारे हाथ में है। तो जो इस तरह के जो जैसे ब्रोकोली है, जैसे नींबू या अदरक, इस तरह की फार्मिंग में ज़्यादा फोकस अभी हल्दी पे जैसे फोकस है, दालों पे फोकस है, थोड़ा सा भी हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से यहाँ पे बाढ़ वगैरह भी करवाई है, क्योंकि जंगली जानवर ज़्यादा हो गए थे, और पानी के इरिगेशन के टैंक बनाए 3-4। अरे बंदर का बोलते हैं, वो बंदर आते हैं, वो क्या चक्कर है? नहीं, वो तो आते हैं बंदर हैं, डेफिनेटली हैं, जंगली जानवर हैं, बंदर हैं, सुअर हैं, और भी जैसे मतलब हिरन वगैरह जो होते हैं जिनको हम बोलते हैं ना लोग पहाड़ में खेती इसलिए छोड़ रहे हैं, मैं यही सुनता हूँ, क्योंकि बंदर और ये सब जो है वो खेती, ये अपने आप में एक चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक तो लोग कम है गांव में और काम करने वाले लोग कम है, और दूसरा हमारे यहाँ भी ऐसा करते हैं, फसल खराब कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी लगभग अभी हमने मंडुआ बोया था, तो उसमें से कुछ भी हमारे हाथ नहीं आया, तो उसके बाद फिर हमने तारबाड़ कराना शुरू किया यहाँ। तो ये चैलेंजेस डेफिनेटली हैं, लेकिन चैलेंज है इसका, उसके बाद हम गिव अप कर दें, मेरे ख्याल से छोड़ देना सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, मतलब आप जैसे दिख रहे हैं, तो पंजाब तो पूरा खेती पे ही चला है यार, मतलब आप अगर पंजाब की इकोनॉमिक सक्सेस अगर आप पूछो तो इंडस्ट्री तो मुझे नहीं पता, इकोनॉमिक सक्सेस तो उनकी सारी खेती से ही आई है। यहाँ पर क्यों नहीं है, या यहाँ पर हम फसलें ऐसी उगाते हैं जिनका दाम ही कम मिलता है, या मेरे को लगता है अगर हम उन जो फसलें हमारी पुरानी है अगर हम उन्हीं को उगाते तो उनसे हमको ज़्यादा अच्छा दाम मिलता। एक तो पंजाब के साथ मेरे को लगता है कि कंपेयर करना ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ का अलग मतलब जो खेत हैं उनकी जियोग्राफी अलग है, यहाँ की जियोग्राफी में थोड़ी अलग है। मैंने यहाँ पे जो पावर टिलर होता है उससे भी खेती करने की कोशिश की, लेकिन वो भी अपने उसके लिए भी आपको 4 आदमी साथ में चाहिए, क्योंकि एक खेत से दूसरे खेत में उसको लेके जाना है, तो अगर 1-1.5 कुंटल का है उसको दूसरे, फिर यहाँ कुछ खराब हो गया तो उसको ठीक करने वाला कोई नहीं है। हाँ। तो फिर हम वापस बैल पे आ गए, फिर मेरे को 1 जोड़ी बैल खरीदने पड़े खेतों में हल लगाने के लिए। अच्छा। तो जो जैसा ज्योग्राफी है उसके हिसाब से मेरे ख्याल से हमको एडजस्ट करना पड़ता है। मुझे ऐसी इसलिए आई ना, मैं एकदम से सामने ना किसान दिखा खड़ा जीन्स में ना एक जोड़ी बैल जो है। नहीं ये मतलब सही बात, मैंने 2 ट्रैक्टर लिए, मतलब जो हाथ से चलने वाले होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे मैं उनको मेंटेन नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो मेंटेनेंस के लिए कोई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और दूसरा उनको लाना ले जाना चैलेंज है यहाँ पे। लेकिन उसके लिए आपको बैठ के सोचना पड़ेगा उस डायरेक्शन में। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक नदी की तरह सबके सब बह रहे हैं, एक थॉट प्रोसेस बहते जा रहा है कि शहरों में की तरफ कुछ है, उसको थॉट प्रोसेस को मेरे ख्याल से ब्रेक करने की जरूरत है, कि एक बार यहाँ पे तो देख लेंगे है क्या, एक अटेम्प्ट करके देख लेंगे कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अटेम्प्ट करना भी अपने आप में एक। तो इस अटेम्प्ट को करने में कितने साल हो गए? मैं 2013 से यहाँ पे लगा हुआ हूँ, 2013 से। जो अगर एक फ्लैशबैक के तौर पे पूछूं कि लेट्स से बहुत ऑनेस्टली, मतलब नॉट बिकॉज वी बोथ आर इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा और समथिंग, बहुत ऑनेस्टली अगर तुझसे पूछा जाएगी, अगर तुझे इस डिसीजन को अगर तुझे दोबारा से लेना होता तो तू ये डिसीजन फिर से लेता? मेरे ख्याल से मैं वैसा 5-6 साल पहले ले लेता उसको, जितने टाइम में मैंने लिया। मुझे लगता है मैंने 5-6 साल वेस्ट कर दिए डिसीजन लेने में, लेकिन हो सकता है कि वो सही टाइम रहा हो जिस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया है, पर मुझे लगता है कि पहले ले लेना चाहिए था, 4-5 साल पहले कम से कम। और तो आज हम थोड़ा सा जो करना चाह रहे थे, वो एक पिक्चर यहाँ पे दिख रही होती कि एक गुरुकुल है, वैदिक जो विलेज जिसके हम जिस कॉन्सेप्ट है उसको लेके जाना चाह रहा हूँ कि इसको हम एक वैदिक विलेज के रूप में डेवलप करें। नहीं तो मतलब दिख तो रही है यार, ऐसी बात तो नहीं है। अब ये अभी मैं कहूँगा कि अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है जो करना है, मतलब ये सिर्फ और स्टूडेंट्स की बिल्कुल स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, क्योंकि मल्टीपल चीज़ों में
काम एक साथ में चल रहा है। इसको सस्टेनेबल भी बनाना है, तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उस पर भी थोड़ा इन्वेस्ट करना है, उसके फिर प्रोडक्ट को भी मार्केट तक पहुँचाना है, और साथ साथ में एजुकेशन की तरफ भी फोकस रखना है, उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी बनाना है, जो रहने का है बच्चों का बोर्डिंग का उसको भी बिल्ड करना है, किचन भी बिल्ड करना है, गाँव में तक आने का जो रास्ता है उसको भी ठीक ठाक करवाना है, खेतों को भी मेंटेन रखना है, और महीने दर महीने खेतों को मेंटेन रखना है। तो ये स्लो प्रोसेस है। मतलब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं नहीं चाहता कि इसको मतलब एक दिन में 2 दिन में नहीं करना चाहता मैं। इस एक जो जर्नी है, जैसे कहते हैं कि मतलब ये फिर फिलोसॉफिकल हो गया, लेकिन लोग कहते हैं कि मतलब आप जर्नी को एंजॉय करेंगे, तो मैं उस जर्नी को एंजॉय कर रहा हूँ। एक दिन में मेरे को आनंद है, और नेक्स्ट क्या होता है मुझे पता नहीं है। तो ये थी एक छोटी सी मुलाकात मेरे दोस्त आशीष दुबराल के साथ, जिन्हें मैं काफ़ी साल से जानता तो था, लेकिन मिलने का आज सौभाग्य मिला। धूप में बैठ के खाना खाया, घर का बना पहाड़ी खाना। आपको क्या लगा ये आप बताइएगा। बहुत सारी बातें हुई, रोबोटिक्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हल्दी का उत्पादन, गाय का घी और फार्मिंग और जाने क्या क्या। एक आदमी का सपना है, वो उसे पूरा करने निकल चला है, वो एकला चलो है। सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं सफल होने की, सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं ज़िंदगी में कोई खुशी प्राप्त करने की। ये उनकी परिभाषा है, ज़रूरी नहीं आप और मैं उनकी परिभाषा से इत्तेफाक रखें, पर हाँ मेरी नज़र में वो एक हीरो है, एक नायाब इंसान है। उन्होंने वो करा जो वो करना चाहते थे, एक ऐसी उम्र में जब शायद हम सिर्फ एक फ्लैट और कार का ही सपना देख रहे होते हैं। कुछ इसी तरह के नायाब इंसानों से, शख्सियतों से आपको मिलवाऊंगा मैं, जिन्होंने मुझे प्रभावित किया है, प्रेरित किया है, और मुझे इंतज़ार रहेगा आपसे दोबारा मिलने का, अपनी तीसरी बेहतरीन शख्सियत को आपसे मिलवाने का। तब तक आप सबको प्रणाम।